नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 8 अप्रैल साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि तुर्की की सरकार और तुर्की की आवाम के बीच जबरदस्त सियासी अख्तिलाफ देखने को मिले हैं और यह मुद्दा ईरान और इजराइल से संबंधित है और आने वाले टाइम में क्या एर्दोगान की सरकार गिर सकती है या फिर नहीं गिरेगी, इसके बारे में दोस्तों हम अभी आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही अब अमेरिकन सरकार के लोग ईरान को ऐसी धमकी दे रहे हैं जिससे ये बात कंफर्म हो गई है कि अमेरिकन सरकार के लोग, चाहे जेडी वेंस हो, चाहे मार्को रूबियो हो, चाहे पीटर हेग्सेथ हो, ये तमाम लोग बुरी तरीके से डरे हुए हैं। और आज इनके डर और खौफ का मंजर मैं आपको अभी डिटेल में दिखाऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि ईरान ने एक ऐसी धमकी दी जिसके बाद पूरी दुनिया में तेल की ट्रेजेडी आ सकती है। जी हां, तेल की ट्रेजेडी आ जाएगी और अगर ये ट्रेजेडी आती है तो इसका क्या इंपैक्ट होगा और ईरान कितना मजबूत होगा और पूरी दुनिया कितना घुटनों पे आएगी, ये भी अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। और साथ ही आज ईरान ने दोस्तों बड़ा हमला किया है जुवैल इलाके में और इस इलाके में हुए हमले के बाद कितना इंपैक्ट रहा, क्या कुछ रहा, वो भी अभी आपको पता चलेगा। और साथ ही क्या मुस्तफा खामनेई अब शहीद हो चुके हैं? बेल ये सवाल पिछले 15 दिनों से अलग अलग जगहों पे धीरे धीरे धुएं की तरह उठ रहा है और देखिएगा कि ये सवाल बहुत जल्द आग का रूप लेने वाला है। और इससे पहले कि ये चीज आग का रूप ले, मैं आपको कुछ फैक्ट क्लियर कर देता हूं। इस वजह से इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि अब ईरान का गद्दार रेजा पहलवी कुछ बोल रहा है और क्या बोल रहा है वो आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके पैरों तले दोस्तों जमीन खिसकने वाली, यानी यकीन मानिए एक ही वीडियो में पूरे मिडिल ईस्ट की वो बड़ी खबरें जिनको देखने के लिए आपको 5-6 चैनलों को देखना पड़ता, 10-5 वीडियो को देखना पड़ता, वो तमाम बड़ी खबरें आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर ये निकल के सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार अल्टीमेटम का अल्टीमेटम दे दिया है। यानी ऐसा तक कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि शुक्रवार तक का वक्त है और शुक्रवार तक के वक्त के लिए तुम्हें सोचने के लिए मैं शनिवार की मोहलत दे देता हूं। इन्होंने पहले कहा था कि 5 तारीख, फिर उन्होंने कहा 48 घंटे, फिर उन्होंने कहा 7 तारीख और फाइनली 7 तारीख बीत गई है और ईरान की तरफ से अभी तक कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं दिया गया। ईरान ने यहां तक कहा कि अगर सीजफायर भी होगा तो केवल हमारी शर्तों पे होगा, हम अमेरिका की कोई बात नहीं मानेंगे, हमारी 4-6 शर्तें उसको मानना पड़ेगा। पहला तो स्टेट ऑफ हार्मोज पे ईरान का कब्जा रहेगा, जितने देश वहां से अपने जहाज को लेके जाएंगे हमें टैक्स देंगे। साथ ही ये भी कहा कि हमारे ऊपर कोई हमला आने वाले टाइम में अमेरिका ना करे, इस बात की गारंटी हमको लिखा पढ़ी में चाहिए। साथ ही हिजबुल्लाह के साथ इजराइल अपनी जंग रोकेगा, ये भी शर्त ईरान ने रखी और इसके अलावा फिलिस्तीन के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि ये तमाम शर्तें अगर अमेरिका को मंजूर हो तो आए हमसे बातचीत करें। और साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि हम न्यूक्लियर के मामले में इस बार अब कोई सुनवाई नहीं करने वाले, हमारा मन होगा हम बनाएंगे, हमारा मन नहीं होगा नहीं बनाएंगे, वो हमारे ऊपर है, इस पर अमेरिका हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। अब आप सोच के देखिए कि ईरान ने जब इतना बोल्ड स्टेटमेंट दिया तो मतलब बड़ा साफ है कि ईरान को अमेरिका का डर बिल्कुल नहीं है। मतलब बिल्कुल रेश मात्र भी डर ईरान को अमेरिका का नहीं है, क्योंकि इस बार सीजफायर की शर्तों में कोई भी ऐसी बात ईरान ने नहीं बोली जो गलती से भी अमेरिका के हक में जा रही हो। जी हां, जो गलती से भी अमेरिका के हक में जा रही हो ऐसी कोई बात ईरान ने नहीं बोली। लेकिन इसके बाद ईरान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन का बयान निकल के सामने आया। दरअसल जेडी वेंस ने कहा, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया है तो वो पीछे नहीं हटेंगे और ये जंग चलती रहेगी। थोड़ा सा सुने जरा। But we feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. I hope they make the right response, because what we really want is we want a world where oil and gas is flowing freely, where people can afford to heat their homes and cool their homes, where people can afford to transport themselves to work. That's not going to happen if the Iranians are engaged. इसके अलावा दोस्तों, ईरान के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगलने वाले शख्स में से एक है पीटर हेग्सेथ, जो कि इस जंग को बाकायदा मॉनिटर कर रहे हैं और ये अमेरिका के वो महानुभूति हैं जिनकी इस मॉनिटरिंग में अमेरिका नहीं जीत पा रहा। इन्होंने भी धमकाते हुए कहा कि हम अपने मकसद के लिए, अपने लक्ष्य के लिए
लड़ते रहेंगे और हमारे हमले जारी रहेंगे। और दोस्तों ऐसा ही कुछ बयान निकल के सामने आया मार्को रूबियो का, जो कि स्पेशल दूत है इस समय डोनाल्ड ट्रंप भैया के। यानी ये तमाम लोग अब डोनाल्ड ट्रंप के बयान को कवर करने के लिए आए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आज की रात बहुत खतरनाक रात होगी, हम ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे और सारी चीजें हमारे हक में हैं, हम करना नहीं चाहते लेकिन हमको करना पड़ेगा, ये है वो है। ये तमाम डायलॉग इन्होंने जब मार दिए तो ये तमाम जो नमूने हैं इनके, चाहे जेडी वेंस हो, चाहे हेक्सेथ हो, चाहे मार्को रूबियो हो, ये सब कवर देने आए थे। क्योंकि वो बुढ़ा बोलते हुए खांसता है, हाँफता है, वह करता है, तो ये तीनों नौजवान जो बेचारे कवर देने आए थे। लेकिन आज बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही दोस्तों कि IRGC के स्पोक पर्सन ने कहा कि हमारी बात तो बाबू तुम छोड़ दो, तुम्हारे लिए ये रात कयामत वाली होने वाली है, इस बात को समझ जाना। और क्या कुछ कहा IRGC के प्रवक्ता ने, थोड़ा सा सुने आप। در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی و شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار इसके अलावा दोस्तों IRGC ने एक बयान और दिया और कहा कि जो भी अमेरिका और इजराइल के दोस्त हैं वो तमाम लोग आने वाले टाइम में तेल के लिए तरस जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़े टेंशन की बात यह है कि भारत ने भी अमेरिका के साथ डील की है। जी हाँ, अगर वो डील हमने ना की होती, जो FTA वगैरह साइन हुआ था, बाद में ये हुआ कि हमारे ऊपर जो टैक्सेस सेंक्शंस लगे वो घटा दिए जाएंगे और हमने तो उनका जीरो कर दिया, तो अगर ये बाबू सोना वाली बॉन्डिंग हमारी अमेरिका के साथ ना होती और हमारे मोदी साहब जाके वहाँ फादरलैंड ना बोल देते तो हमें कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब जो कहानी है दोस्तों वो ईरान की सोच पे निर्भर है। थोड़ा सा इसको आपको डिटेल में समझा देता हूं और भारत के मुद्दे पे बहुत कम पत्रकार बात करना चाहते हैं। मुद्दा ये है कि अगर ईरान हमको अपना दोस्त समझना चाहे तो दोस्त समझने के भी हजारों वजह हैं। पहली वजह यह कि भाई हमने सबसे ज़्यादा डोनेशन दिया ईरान की जंग में, हमारे नौजवानों ने, हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने अपने हाथों के कंगन, अपने कानों के झुमके, अपने गले की चैन तक को निकाल के रख दिया, एक बच्चे ने अपना गुल्लक तक दान कर दिया। तो ईरान एहसान फरामोश तो है नहीं, ईरान इस चीज़ को याद रखेगा। ईरान हमेशा कहेगा कि भाई भारत के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और ईरान ने कहा भी, उस गुल्लक की तस्वीर को साझा करके कहा कि हम भारत की इस मदद के लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन अब यहीं पे दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर अमेरिका और इजराइल की साइड हैं तो ईरान इस बात को भी नहीं भूल सकता। तो अगर ईरान चाहेगा तो हमें अमेरिका का दोस्त नहीं समझेगा, अगर ईरान चाहेगा तो हमें दोस्त समझ लेगा। और ये ईरान के ऊपर ही डिपेंड करता, चूंकि अभी तक हमने अपना कोई क्लियर स्टैंड बताया ही नहीं है। तो इससे हमारे लिए जो खतरा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के नाम पे वो 50-50% बना, इस बात को समझ जाइएगा। खैर इसी बीच दोस्तों ईरान का एक गद्दार है जिसका नाम है रेजा पहलवी। रेजा पहलवी ने सैनिकों को उकसाते हुए कहा, और रेजा पहलवी की पूरी कोशिश ये थी कि जो IRGC के सैनिक हैं वो बगावत कर जाएं। दरअसल रेजा पहलवी ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप ने, यानी IRGC के जो इससे पहले के लोग रहे हैं, उन्होंने सच का साथ दिया, उन्होंने कट्टरपंथी सोच को कभी बढ़ने नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे खून में न जाने क्या मिल गया, तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, मतलब भड़काने की पूरी कोशिश की। और मैं बहुत सजरा इसका नहीं दूंगा, आप थोड़ा सा सुने क्या कहा इस बेहूदे ने। خطاب به ارتشیان ایران: شما میراثدار سرداران میهن‌پرست و خوشنام این سرزمینید. از آریوبرزن و بهرام چوبین و سورنا تا بابک خرمدین و یعقوب لیث و مازیار تا جهانبانی و خسروداد و رحیمی، چگونه می توانید در برابر جولان و رجزخوانی عوامل بیگانه و جنایتکار وابسته به جمهوری اسلامی در خیابان‌های ایران، از هشت شعبی و حزب الله لبنان تا تروریست های افغانی و पाकिस्तानी। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि रेजा पहलवी ने ईरान की आवाम के अंदर आग भड़काने की पूरी कोशिश की। जी हाँ, पूरी कोशिश की रेजा पहलवी ने। लेकिन आज ईरान की आवाम ने जो कुछ किया उसको देखेंगे आप, तो देखने के बाद आज आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसी मिसाल इससे पहले ना पूरी दुनिया में कहीं मिली है, ना इसके बाद कभी मिलेगी। ईरान की जनता जबकि जानती है कि इजराइल के और अमेरिका के जो लोग हैं वो कोई रहम नहीं करते, जब वो 64-165 बच्चों को मार सकते हैं तो हमको भी मार सकते हैं, ये कहीं भी बम गिरा सकते हैं। इसके बावजूद भी जब अमेरिका ने इनके रेलवे स्टेशन और
जो टनल्स हैं वहाँ पे, इसके अलावा जो ब्रिजेस हैं वहाँ पे बम बरसाना चालू किया, तो आज हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले, उसमें बच्चे भी थे, उसमें बूढ़े भी थे, उसमें महिलाएं भी थी, और अपने ब्रिजों पे जाके खड़े हो गए और कहा कि अगर बम बरसाना है तो पहले हमारे ऊपर बरसाओ, जो होगा हम देख लेंगे। वीडियो देखें आप। सहने इमाम रज़ाई ईरान ज़ुल्फ़क़ार। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अब ईरान के लोग सड़कों पे हैं, मतलब अपनी राष्ट्रीयता का प्रतीक, अपनी देशभक्ति का प्रतीक। भाई बातचीत चाहे जो जितनी कर ले, लेकिन ऐसे ही मौकों पे तो लोगों को देखा जाता है। ईरान की आवाम भी ये बात बड़े आराम से बोल सकती है कि यार सैनिक तो लड़ रहे हैं, हमारा क्या क्या है, हम क्यों जाएं वहां पे, हम सुरक्षित रहेंगे। उनकी माँ बाप तो उनको ये बोल सकते थे ना कि बाबू खतरा है, घर के अंदर आ जाओ, बेटा तुम बाहर ना जाओ। जिस माँ ने अपने लाल को, अपने 14-15 साल के बच्चे को ब्रिज पे खड़ा किया और कहा कि खड़े रहो, सोचिए उस माँ का क्या बलिदान होगा उसके देश के लिए। कोई भी माँ हो अपने बच्चे को खड़ा कर पाएगी, लेकिन ईरान की माओ ने अपने बच्चों को खड़ा किया और कहा कि खड़े हो जाओ, अगर बम बरसता है तो अपनी छाती पे बम खा लेना, लेकिन इस ब्रिज को कुछ मत होने देना। ये तमाम वीडियो जो मैंने आपको दिखाए, इससे पता चलता है कि देशभक्ति क्या चीज होती है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो देश से अलग होने की बात करते हैं, उनको एक बात समझा दीजिए कि परिस्थिति कितनी विपरीत हो जाए, देश देश होता है। आज ईरान की परिस्थिति क्या अच्छी है? नहीं, वहाँ की करेंसी डाउन है, वहाँ पैसे की कमी है, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ को तबाह कर दिया गया, अब तालीम का कोई जुगाड़ नहीं है, वहाँ पानी की कमी। आप सोचिए तेहरान में पानी की कमी है, वाटर क्राइसिस चल रहे हैं तेहरान के अंदर। ईरान के लोगों को लगभग देशों में ब्लॉक कर दिया गया। आपको खबर बताता हूं कि अमेरिका में जो ईरान के लोग रह रहे थे, उनके वीज़ा, पासपोर्ट समेत उनके ग्रीन कार्ड तक को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन देशभक्ति नहीं छूटती है, तो ऐसे लोगों की जरूरत है हर देश में। खैर इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने ईरान को कुछ समझाया है, और क्या समझाया मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं। पाकिस्तान भाई साहब ने कहा जाके कि यार देखो इतनी देर से तुम जंग लड़ रहे हो और तुम्हारे हथियार खत्म है। देखिए ये कैसे दोगलापन करके वहां पे जाके पता कर रहा था कि सच में ईरान के हथियार खत्म है या नहीं। क्योंकि इसने क्या पूछा कि तुम्हारे हथियार तो खत्म है, तो अब तुम सीज फायर कर लो। अब अगर ईरान पाकिस्तान की बात में आ जाता और उसके हथियार खत्म होते तो वो क्या कहता कि हाँ यार खत्म तो हो रहे हैं, चलो सीज फायर कर लेते हैं। लेकिन ईरान यहाँ पे समझदार निकला। ईरान ने कहा बाबू ऐसा है, ना तो हमारे हथियार खत्म है और ना ही हमारा हौसला। ईरान ने सीधा मैसेज पाकिस्तान को भेजा है कि जाके अपने अब्बा को बता देना कि हमारे पास अभी भी 15,000 के करीब मिसाइलें पड़ी हैं और 45,000 के करीब ड्रोन पड़े हैं, और ये चीज़ें अभी बन भी रही हैं। जी हाँ, 15,000 स्टॉक में है और हर दिन कम से कम 50-60 मिसाइलें हम बनाने का काम कर रहे हैं, और जितनी हम मारते हैं उतना हम बना लेते हैं। यानी ये जो 15,000 मिसाइलों का स्टॉक है ये अभी सेफ पड़ा है। अगर हम 50 मार रहे हैं तो 40 बनाते हैं, तो 15,000 में से अगर एक दिन में हम केवल 10 खत्म करें तो कितने दिन जंग चलेगी। और चलिए हम मान लेते हैं एक दिन में हम 100 खर्च करते हैं, एक दिन में हम 100 खर्च करते हैं, तो 10 दिन में कितना खर्च करेंगे? 1,000, 20 दिन में 2,000, 30 दिन में 3,000, एक महीने में हम केवल 3,000 खर्च करते हैं, 15,000 है। आप सोच के देखिए कि 5 महीने से ज्यादा का पूरा मामला ईरान आराम से पार कर सकता है, और ड्रोन तो 45,000 है। तो आप सोच के देखिए अगर 100 मिसाइल एक दिन में ईरान छोड़ता है तब भी 5 महीने तक ईरान को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ईरान आराम से मिसाइल मार देगा। और आज बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो शेयर किया, हालांकि कुछ कुछ कहा है, मैं आपको नहीं सुना सकता, उसके पीछे वजह एक बैकग्राउंड म्यूजिक है, कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं अपना म्यूजिक लगा के एक वीडियो जो उन्होंने शेयर किया मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए। और जो कुछ कहा है मैं आपको समझा देता हूँ। भैया ने कहा है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और अगर नेगोशिएशन नहीं होता तो छोड़िए, फेंकूचंद आदमी है, फेंकूचंद आदमी की बात पे थोड़ा सा इग्नोर मारते हैं। अब सुनिए, इनकी एक महिला थी, हालांकि महिलाओं का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, देवी स्वरूप होती हैं, क्या बोला जाए, लेकिन सुनिए कहानी। IRGC की एक महिला सिपाही थी, ये फिलिस्तीनियों को पकड़ती थी और पकड़ने के बाद बड़ी बेहुरमती करती थी। मतलब उनको घुटनों पे बैठाना, उनके सर पे पाँव रखना, उनके चेहरे को जूतों तले रखना, मतलब ये दिखाना कि आई एम वेरी सुपीरियर टू यू,
ये चीज़ें ये करती थी, बाकायदा रील बनाती थी, पोस्ट करती थी, भौकाल मारती थी, ठीक है। आज हाइफा के अंदर ये तैनात थी और इसी दौरान ईरान की मिसाइल, स्क्रीन पे देखें आप, इसी दौरान ईरान की मिसाइल आके गिरती है और चेहरा मैडम का उड़ गया। अब इनकी रील बन रही है और इनका अकाउंट अभी डीएक्टिवेट मोड पे है और ये इनके किए का फल है। और इसी बीच दोस्तों खबर ये निकल के सामने आई कि जुबिल एरिया में, जो कि इजराइल का बड़ा प्रीशियस लोकेशन है, जुबिल एरिया में भी आज बमबारी हुई है और वहां की भी कुछ वीडियोस निकल के सामने आई, देखें जरा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से जुबिल एरिया में क्या कुछ हो रहा। अब कई सारे लोगों को ये लगता है, खासकर जो यहूदी कौम से बिलोंग करते हैं या फिर जिनको ये लगता है कि यहूदियों के ऊपर बड़ा अत्याचार, और नो डाउट एक टाइम पे हुआ, हिटलर ने किया, सत्य को हम कभी छुपा नहीं सकते, नहीं छुपा सकते। एक टाइम में यहूदियों पे अत्याचार हुआ था, उनके साथ गलत हुआ था, मैं मानता हूं। लेकिन जिनको ये लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू यहूदियों की लड़ाई लड़ रहा है, आज उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूं कि भैया ईरान में यहूदी रहते हैं। ताजुब हुआ? सुनो जरा, ईरान में यहूदी रहते हैं और इजराइल ने जानबूझ के जेविश सेटलमेंट पे हमला किया और उनके पवित्र धर्मस्थल पे सोचिए, एक यहूदी देश अपने दुश्मन के यहाँ जो यहूदी पवित्र धर्मस्थल था वहां पे हमला किया और उसको तबाह कर दिया। और जब तबाह किया तो उसके बाद वहां पे जो पादरी वगैरह उनके धर्म के हिसाब से थे वो जाके देख रहे हैं, वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये यहूदियों के ही सेटलमेंट पे हमला कर रहे हैं। अगर ईरान यहूदियों का दुश्मन होता तो क्या यहूदी वहां पे अपना धार्मिक स्थल बना के रहते? नहीं, वो आप देखिए पूरे अपने धार्मिक पोशाक में है कि जिस हिसाब से उनको टोपी लगानी, जिस हिसाब से हैट लगानी, जिस हिसाब से दाढ़ी रखनी, सारा काम अपने धर्म के हिसाब से किया उन्होंने और उनको इजराइल ने ठोक दिया। ये दुनिया को नहीं दिखेगा। आज एक खबर निकल के सामने आई और इजराइल के खुफिया विभाग ने और अमेरिका के खुफिया विभाग ने इसके बारे में काफ़ी रूमर्स उड़ाए हैं। और खबर यह है दोस्तों कि मुस्तफा खामनेई अब शायद कोमा में है और कहीं कहीं तो खबरें ये भी निकल के सामने आ रही कि मुस्तफा खामनेई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और इस खबर के 50-50 मायने हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब से मुस्तफा खामनेई की ताजपोशी हुई है तब से अभी तक उनका कोई वीडियो निकल के सामने नहीं आया है। अभी तक कोई वीडियो निकल के सामने नहीं आया। ऑडियो उनके नोट्स आते हैं लेकिन कोई भी वेरीफाई देखिए ऑडियो देख के नहीं कर सकता कि भाई वही बोल रहे। चूँकि देखिए, एज ए हिंदुस्तानी कोई कितना भी बड़ा पत्रकार हो वो मुस्तफा खामनेई की आवाज़ को पहचान नहीं सकता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कह दूँ भैया मैंने आवाज़ सुनी है, वो आवाज़ उन्हीं की है, तो ये थोड़ा सा आपको चढ़ाने वाली बात हो जाएगी। वो काम मैं करना नहीं चाहता। तो ना तो अभी तक उनकी कोई वीडियो आई है, ना ही किसी चैनल पे उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और ना ही कभी कोई पब्लिक के सामने आए। तो ऐसे हाल में ये कहना कि वो सेफ हैं ये भी आधा सच होगा। लेकिन ये कहना कि वो इस दुनिया में नहीं या फिर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हैं ये भी आधा सच ही होगा। क्यों, मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका की खुफिया विभाग ने यह खुलासा किया था कि मुस्तफा खामनेई का इलाज रशिया में चल रहा। बहरहाल मुस्तफा खामनेई की वजूद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इस टॉपिक पे कि कहीं कोई कनेक्शन बन जाता, कहीं कोई कांटेक्ट हो जाता। क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों से तो कांटेक्ट हो पा रहा है लेकिन उतने टॉप पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, और कांटेक्ट हो भी रहा तो वो अभी तक वो जानकारी देना नहीं चाह रहे। लेकिन प्रयास में हूँ, अगर कुछ सबूत मिलते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ सबूत लाऊं तो आप जरूर देख लें। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।